नमस्ते सभी को मेरा शुभ प्रभात। जैसा कि मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, सर भी बोल रहे हैं और भी बहुत सारे दो बच्चों ने बोला मेरे ख्याल से, और एक सर ने भी अपना ब्रीफ विचार दिए इसके ऊपर। तो मैं ये अभी तक ये जान पाई कि सभी लोग अवेयर तो हैं कि योग क्या चीज़ है और इसको करने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें करना चाहिए, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो इतना मुझे समझ में आया कि सब लोगों को ये पता है। तो मैं बाकी किताबी ज्ञान के ऊपर तो नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि किताबों में बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, और भगवत गीता में भी हमारे लॉर्ड श्री कृष्णा जी ने भी बहुत ज़्यादा परिभाषित किया है योग को। तो वो सब तो आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा, अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहेंगे तो मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने खुद अनुभव किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। जो जनरली जब आमतौर पे क्या होता है कि हम जब कोई बात योग की करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आते हैं कि योग वो होते हैं जिसमें कुछ आसन और प्राणायाम करके जो जितना अच्छा हाथ पाँव को मोड़ के आकृति बना लेते हैं वो उतना अच्छा योगी। अभी तक हमने अपने स्टूडेंट्स में और जिन लोगों को बताया तो यही समझ में आया। उन लोगों से पूछते हैं योग क्या चीज़ है, तो वो लोग बोलते हैं जो बहुत अच्छा आसन और प्राणायाम कर लेते हैं वही योग है, और बीमारियों को दूर करने के लिए पर्टिकुलर कोई बहुत सारी योग और आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उसको करने से बस दैट्स ऑल इज़ योगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो पाया है, जो देखा है, और अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट भी आई है जो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ उससे। पहले जो उनकी परिभाषा जो उन्होंने दी थी उससे मैं रिलेट नहीं करती थी। तो मैं ये सोचती थी कि ये लोग जो जैसा मैं सोच पा रही हूँ उस तरह से ना सोच के, या तो ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो अब थोड़ी थोड़ी मुझे ये समझ में आने लगा जब मैं 2009 से इस योग से जुड़ी, और मुझे उन ज्ञानियों की बातों से भी जो कुछ समझ में आया कि हाँ ये परिभाषा इसलिए दी गई थी, और अब मैं जो उसमें अपना भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ, जो मैंने अपना खुद का अनुभव किया और जो मेरे आसपास लोग हैं उन्होंने अनुभव किया, वो अनुभव आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। उसी के आधार पे मैं बात करना चाहती हूँ एक्चुअली। तो होता क्या है कि जब योग सिर्फ इतना ही नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप जरूर है कि आपको आसन आना चाहिए, आपको प्राणायाम आना चाहिए, जिससे कि पहली बात तो आपकी बॉडी दिखे कि आप ये योगी हैं, आप योगा से संबंध रखते हैं। क्योंकि अगर आपको आसन और प्राणायाम नहीं आएगा तो आप दूसरे को कैसे बताओगे कि इस बीमारी को दूर करने के लिए ये करना है। और वो आपकी बात को तभी रिलेट करेगा जब आप अपने आप को उस तरह से, आपकी बॉडी फिट रहेगी तो वो सोचेगा अरे इसके, हाँ ये बता रहा है इसने अपनी बॉडी को फिट किया हुआ है और इसको कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, इसके चेहरे पे चमक है, तो वो आप जैसा बनना चाहेगा और आपकी बात को फॉलो करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये ज़रूर है, सबसे पहला स्टेप तो ये ज़रूर है कि आपको योग में आसन और प्राणायाम और ध्यान करने की विधि बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया योगी बनने के क्षेत्र में। लेकिन इसके आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं। आसन प्राणायाम और ध्यान करके योग खत्म नहीं होता, अब बल्कि योग हमारा शुरू होता है। इसका सेकंड स्टेप क्या है, आप अपने आप को योगी तब समझें कि हाँ आप योग के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं जब आप अपने पड़ोसी के दुख से दुखी हो और पड़ोसी के सुख से सुखी हो जाएं। मतलब आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब भावना पूरी तरह से हट जाए। अक्सर आप लोग ने आजकल देखा होगा, सुना होगा कि ये वाली सेइंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि लोग आजकल जितना अपने दुख से दुखी नहीं हैं उतना दूसरों के सुख से दुखी हैं, है ना ऐसा?
लेकिन एक योगी को ऐसा नहीं होना है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाए कि जब आपका पड़ोसी, आपका साथी या आपके आसपास के लोग दुखी हैं, तो आपको भी उस दुख का अनुभव हो। और जब वो लोग सुखी हों, तो आपको, अपने परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए तो सभी दुख सुख सब लोग शामिल होते हैं और उनको अनुभव होता है व्यक्तिगत। ये मैं पड़ोसी जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनके घर कुछ आया तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। उनके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा लगेगा कि आपके साथ अच्छा हो गया। उनके साथ कुछ दुख की बात हुई तो आपको लगेगा आपके साथ कुछ दुख की बात हो गई है। तो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, जिस दिन ऐसी फीलिंग आने लगे आप समझिएगा आपने योग में एक स्टेप और पार कर लिया। तो जो योग है ये हमारे शरीर को तो ठीक करता ही है, मानसिक जो हमारी स्थिति है उसको बैलेंस करता है। मतलब हमें ये समझ में आता है हमें कब दुखी होना है और कब खुश होना है। इसका तीसरा स्टेप क्या है कि हमें अपने इंद्रियों पे, मतलब हमें अपने ऊपर, जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर रिलीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं कि जिससे क्या होता है कि पूरा हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो बदलने लगता है। हम पहले जो थे, जैसे हमें बात बात पे गुस्सा आ जाना, बात बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, बात बात पे तनाव हो जाना, वो सब हमारा धीमे धीमे योग प्राणायाम और मेडिटेशन करने से दूर होने लगता है। अगर आपका दूर नहीं होते हैं, इस तरह की परिस्थिति नहीं आती है कि आपको अगर भौतिक संसाधनों से विरक्त नहीं होती, मतलब जैसे कि आपको अभी भी लालच, ईर्ष्या, द्वेष मन में बना हुआ है योग प्राणायाम आसन करने के बावजूद, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आप पूरी तरह से योगी नहीं बने। आप योगी तब बनेंगे जब आपको आसन प्राणायाम अच्छे से आने के साथ साथ ये सारी भावना भी डेवलप हो रही होंगी आपके मन में। तो ये ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिस बात पे आपको, छोटी छोटी बात पे, सपोज आपको किसी ने किसी दिन बहुत डांट दिया या किसी ने अपशब्द कह दिए, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि मैं तो इससे बदला लेके ही रहूंगी या रहूंगा, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। ये योग से पहले की स्टेज है। लेकिन जब आसन प्राणायाम और ध्यान में आप अपना दिन बिताने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये सब चीज़ें, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें आपकी अपने आप जा रही हैं और जो निगेटिव एनर्जी है वो सब चीज़ें इससे बाहर निकल रही हैं और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है। आपको, जो आप चीज़ों को देखते हैं उसका नज़रिया ही बदल जाएगा। और आप जहाँ भी रहें, लोग आपको देख के ये ज़रूर सोचें कि इसमें कुछ अलग तो है, ये हम लोगों जैसा नहीं है। तब आप समझ लेना आप योगी बनने के क्षेत्र में एक कदम और आगे चले गए। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि ठीक है, मैं अपने जितनी दूर में मैं रहता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, उनके फ़ायदे के बारे में तो मैं सोच ही रहा हूँ या सोच ही रही हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं पूरे समाज कल्याण के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किस तरह से इस समाज के काम आ सकती हूँ, उस दिन आप समझ लीजिएगा आप सच्चे योगी बनने के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। ये योग जो है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। ये सिर्फ सीमित नहीं है आसन प्राणायाम और ध्यान पे। मैं हर दिन जब क्लास लेती हूँ बच्चों की, तो जिसकी भी क्लास लेती हूँ, कभी बूढ़ों की भी लेती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे हर दिन कुछ सीखने को मिला उनसे भी। अगर मैं उनको टीच कर रही हूँ तब भी मुझे स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है, क्योंकि वो जिस तरह की बातें हमें बताते हैं तो हमें समझ में आता है अरे ऐसा भी होता है। तो इस तरह से अनुभव बहुत सारे होते हैं। और आपको योग अगर समझना है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके 4 स्टेप तो ज़रूर होने चाहिए। पहली बात तो योग हमारे सिर्फ शारीरिक शरीर को, रचना को सुडौल नहीं बनाता, हमारी मानसिक रचना को भी
सुडौल बनाता है, सामाजिक संरचना को भी सुडौल बनाता है। मतलब हमारे ज़रिए इस समाज का कल्याण होता है, पड़ोसियों का कल्याण होता है। जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो सब अच्छा महसूस करें, सबको हम कुछ ना कुछ सिखा सकें, सबके हम कुछ ना कुछ काम आ सकें, तो वो ही सच्चा योगी कहलाएगा। अगर आप में अभी इन सब चीज़ों की कमी है, ये भावनाएँ नहीं आ रही हैं, मतलब अभी आपको और काम करना है इस क्षेत्र में। तो सिर्फ आसन और प्राणायाम और ध्यान को ही ना समझे इस चीज़ को, जितना हो सके आप कोशिश करें। ये तो अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी, आप जैसे-जैसे इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि कभी हम नेगेटिव नहीं सोचें। अगर किसी ने हमको कुछ नेगेटिव बोला भी है, तो हमें अपने ऊपर इतना काबू होना चाहिए कि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उसकी परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, जो उसने हमको ऐसे बोला। तो हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे वो भी आपसे, जो आपको गाली दे रहे हैं, आपसे गुस्सा है, वो भी आपके संपर्क में आने की सोचे और आपसे खुश रहे। आप किसी को दुःख ना दें, आपके अंदर इतनी पॉज़िटिविटी होनी चाहिए। तो मैं इसके साथ एक आगे ये इंक्लूड करना चाहूँगी कि जैसे मैं कुछ इसमें अपने टिप्स डालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी का शिकार है, तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोटापा, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का, और हर घर में आपको एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा और एक ओबेसिटी का पेशेंट मिल जाएगा। तो इन दोनों पेशेंट के लिए मैं पहली बात तो मोटापे को कम करने के लिए आप लोगों को 1-2 टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आप देख लेना 1 महीने के अंदर बिना कुछ ज़्यादा किए हुए आपकी जो आपका जो वेट है वो धीमे-धीमे घटना शुरू हो जाएगा, बहुत सिंपल सी रूटीन फ़ॉलो करने से। सबसे पहले जो जिनको मोटापा है, जो वज़न कम करना चाहते हैं, वो सूरज निकलने से पहले अपने बेड से निकल जाएँ। मतलब सूरज निकले उससे पहले अपना बेड आप छोड़ देंगे, अपना बिस्तर आप छोड़ दें। उठते ही उकड़ू-मुकड़ू होके गर्म पानी पिएँ, चाहे कितनी भी गर्मी हो। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ ना पिएँ, तो हल्का गुनगुना तो ज़रूर कर लें। सादा पानी ना पिएँ, आप सोच रहे हैं कि बहुत गर्मी है, तो कम से कम 1 बार पानी तो आप 2 ग्लास, 3 ग्लास उठते ही गर्म पानी पिएँ, बिना किसी ब्रश-व्रश के। तो वो जब पानी आपके अंदर और उकड़ू-मुकड़ू बैठ के, जो लोग नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं, वो बैठ जाएँ, जो नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के पिएँ, खड़े होके तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। वो तो आपके लिए उस पानी को भी पॉइज़न बना देगा, आपके घुटने पकड़ लेंगे। अगर आप खड़े होके पानी पीते हैं, तो आपको अब तक मालूम चल गया होगा, आपके घुटने पकड़ लेंगे। जो लोग शुरू से ये आदत अभी बनाए हुए हैं, अपने बच्चों में ना डालें प्लीज़। तो इस तरह से आपको ये 2 स्टेप फ़ॉलो करने हैं मोटापा कम करने के लिए। तीसरा क्या करना है? तीसरा, जब सूरज डूब जाए, उसी समय आप अपना लास्ट मील भी ख़त्म कर दें। उसके मतलब आस-पास हो सके तो सूरज डूबने, आजकल गर्मियों में सूरज 7 बजे तक डूबता है। आप अपना डिनर 7 बजे से पहले-पहले कर लें, अगर संभव हो। तो आप देखेंगे रात में कुछ ना खाएँ, पानी पी सकते हैं। आपको प्यास लगे, आप पानी पी लीजिए, दूसरे दिन फिर सुबह 7 बजे से शुरू कीजिए। मतलब आपको अपना मोटापा कम करने के लिए सुबह 7 बजे से खाना-पीना शुरू करें और रात के 7 बजे तक अपना खाना-पीना सब कुछ बंद कर दें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर, और कुछ आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ ये 3 स्टेप फ़ॉलो कर रहे हैं। बाकी आप ग्रीन वेजिटेबल्स तो आजकल सबको मालूम है कि आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, अभी सर ने भी बताया। तो आप ये खाने-पीने में तो ध्यान रख ही रहे होंगे। समोसे वगैरह ज़्यादा ना खाएँ, कभी 1 दिन खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 स्टेप ज़रूर फ़ॉलो करें। बिना कुछ किए भी आपका वेट 1 महीने में 2 से 3 केजी तो 100% घटना ही है, और आप इसको लाइफ टाइम के लिए आप अपना लेंगे, तो आप देखेंगे आपको कुछ करना नहीं पड़ा। धीमे-धीमे आपका वेट अपने आप घटता जा रहा है। और ये जो मोटे लोग हैं, आप देखिएगा, एक तो देर से शायद सो के उठते होंगे, रेयर केसेस में कोई जल्दी उठता होगा, या फिर वो लेट नाइट खाना खाते होंगे। ये 2 बहुत बड़ी वजहें हैं। एक तो सूरज निकलने के बाद तक सोना, और दूसरा कि रात में देर तक खाना खाना। कोई 9, 10, 11, साढ़े 11, मैंने तो कुछ घरों में देखा है कि साढ़े 11, 12 बज जाते हैं खाना खा डिनर करते-करते। तो आप अपना डिनर 7 बजे से पहले-पहले
समाप्त कर लें। दूसरा, मैं डायबिटिक पेशेंट के लिए 1-2 टिप्स देना चाहूँगी कि क्योंकि ये दोनों ही चीज़ मैंने अपनी मदर और मदर इन लॉ दोनों में देखा है, और मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ तो देखती हूँ कि एक जो जल्दी उठती हैं, मेरी मदर इन लॉ, वो एकदम स्वस्थ हैं, भगवान की दया है उनके ऊपर, जल्दी उठती हैं और अपने हाथ-पाँव चलाती रहती हैं। और मेरी मदर हैं, वो बहुत लेट उठती हैं, शुरू से ही 7 से 8 बजे के पहले वो कभी उठी नहीं, और आज उनके दोनों घुटने पकड़े हुए हैं, वो बिल्कुल उठ नहीं पाती हैं। दूसरी बात, मैं आपका इसी बात पे एक याद आ गया मुझे राकेश झुनझुनवाला की बात, जो हमारे इस इंडिया के बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, ये शायद स्टॉक होल्डर थे, स्टॉक से संबंधित थे, शेयर से संबंधित थे, बहुत बड़े, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे, इंडिया थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, उनकी डेथ हो गई अभी, शायद अगस्त में उनकी डेथ हुई है लास्ट। तो उनसे पूछा गया थोड़े दिन पहले, उनकी डेथ से थोड़े दिन पहले, कि अगर आपको फिर से बच्चा बनने का मौका मिले तो आप क्या गलती है जो सुधारना चाहेंगे? तो उन्होंने मालूम है क्या बोला? उन्होंने बोला, मैं अब बचपन से ही एक्सरसाइज करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो आज ये हालत हुई है, मैं वो लास्ट में व्हील चेयर पे थे, उठ नहीं पाते थे, इतने मोटे थे मोटापे के कारण। तो उन्होंने ये उनको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने शुरू से कसरत क्यों नहीं की, योग क्यों नहीं किया, प्राणायाम क्यों नहीं किया, अपने आप को फिट क्यों नहीं रखा। तो उनके बच्चे, 2 जुड़वा बच्चे, वो सोचते थे कि मैं अपने बच्चों को 25 साल का होता हुआ देखे। उन्होंने अपने बात में बोली, आज मुझे याद आ गया कि पैसा आपको बिल्कुल नहीं बचा सकता, आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता। तो पैसे से भी ऊपर रखिए हेल्थ। और किसी ने अगर कहा होगा कि सबसे बड़ा धन है, तो उसने भी बहुत भुगता होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब सेहत सबसे बड़ा धन है, तो उसने ज़रूर बहुत महसूस किया होगा इस चीज़ को। तो मैं आज राकेश झुनझुनवाला की बात मुझे याद आ गई कि उन्होंने बोला, सब कुछ मेरा ले लो और मेरे को सेहत दे दो, मैं थोड़ा और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो आप लोग अभी से अवेयर हो जाएँ, जागरूक हो जाएँ, आप योग और उसमें प्राणायाम पे पूरा ध्यान दें, और अपने आसपास के समाज के कल्याण पे पूरा ध्यान दें। और एक बात, मैं अभी डायबिटिक पेशेंट वाली बात रह गई है, उन लोगों को हम टिप नहीं दे पाए, फिर से दे रही हूँ मैं। आप वैसे ही बताऊँगी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं अगर आप डेली अपनाएँ। लेकिन मैं ऐसी चीज़ बताना चाहूँगी जो आपको आसानी से, जिसकी अवेलेबिलिटी हो आपके पास। तो तुलसी के पत्ते सभी के घरों में होते हैं, आस-पास होते हैं, अगर घर में नहीं होंगे तो तुलसी के 5 से 6 पत्ते अगर डायबिटिक पेशेंट रोज़ पानी के साथ लेंगे, उसको चबा-चबा के नहीं खाना है, क्योंकि कुछ रिसर्चेज़ में ऐसा पाया गया है कि तुलसी के पत्तों में आयरन और मरकरी पाई जाती है। तो आपके दाँतों को वो खराब कर सकती है, जैसे कि जब हम पान-वान खाते हैं, मसाला खाते हैं, तो दाँतों में कुछ निशान पड़ जाते हैं ना, उसी तरह से लंबे समय तक अगर तुलसी आप खाएँगे, तुलसी के पत्ते चबाएँगे, तो आपके दाँतों में वैसे निशान पड़ने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आपको सिर्फ़ क्या करना है, 5 से 6 पत्ते लेने हैं, उसको धो लेना है और साफ़ गुनगुने पानी से निगल लेना है। रोज़ खाली पेट आपको पानी पीते समय यही करना है, या पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए, तीसरे ग्लास में आप तुलसी के पत्ते निगल लीजिए। और एक क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना रात में भिगा दें, सुबह उस पानी को भी पी लें और मेथी दाना को चबा-चबा के खाएँ। वैसे तो मेथी बहुत गर्म होती है, तो गर्मियों में सिर्फ़ 1 चम्मच आप सुबह नाश्ते से आधे 1 घंटे पहले खाएँ, और ठंडियों में आप दोनों टाइम करेंगे ऐसा, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो अभी बता देते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा शायद टाइम इज़ रनिंग आउट, तो सर सोच रहे होंगे ये तो बैठ ही गई इससे। तो मैम, ऐसा लग रहा है पता नहीं, जो मेरे पास है मैं वो सब आप लोगों को ज्ञान दे दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस एक सेशन में कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं छोटी-छोटी बातें बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि किसी को इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। और दूसरी ये बात है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रही थी, तो लेकिन मुझे इशारा आया कि बहुत टाइम हो गया है और मुझे अब इसको समाप्त करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय-बाय, टेक केयर।